नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ऋचा यादव आज आपको समाज मनोविज्ञान में मन के प्रत्यय के संबंध में बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आइए जानते हैं मन क्या है। मन शब्द का प्रयोग यूँ तो हम लोग अनेक अर्थों में करते रहते हैं और इस शब्द से प्रायः हम लोग सबको ही परिचित हैं, लेकिन इसको विस्तार पूर्वक आज हम चर्चा करते हैं कि मन क्या होता है और इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। मन इसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। इसे ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम इसके स्पर्श कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मस्तिष्क के विभिन्न अंगों की प्रक्रिया का नाम ही मन होता है। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने इसके संदर्भ में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की है। फ्रायड कहते हैं मन का तात्पर्य व्यक्तित्व के उन कारकों से होता है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं तथा जो हमारे व्यक्तित्व में संगठन पैदा करके हमारे व्यवहारों को वातावरण के साथ समायोजन करने में मदद करता है। मन का तात्पर्य क्या होता है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि मन का तात्पर्य क्या होता है। रेवर महोदय कहते हैं मन का तात्पर्य परिकल्पनिक मानसिक प्रक्रियाओं एवं क्रियाओं की संपूर्णता से है जो मनोवैज्ञानिक प्रदत्त व्याख्यात्मक संसाधनों के रूप में काम कर सकती है। अतः मन को हम मात्र कल्पना कह सकते हैं। इसे न तो किसी ने देखा है और न ही इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। अब मन की अवस्थाओं के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं। मन की अवस्थाओं से तात्पर्य इसके विभिन्न पहलुओं से है। मन, आत्मा या व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं जिसे आकारात्मक और गत्यात्मक पक्ष हम कह सकते हैं। मन के आकारात्मक पक्ष से तात्पर्य जहाँ संघर्षमय परिस्थितियाँ की गत्यात्मकता उत्पन्न होती है। मन का यह पहलू व्यक्तित्व के गत्यात्मक शक्तियों के बीच होने वाले संघर्षों का एक कार्यस्थल होता है। मन के गत्यात्मक पक्ष से तात्पर्य उन समस्त साधनों से होता है जिसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों के उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान होता है। यहाँ हम सबसे पहले मन के आकारात्मक पक्ष के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं कि मन का आकारात्मक पक्ष क्या होता है। सबसे पहले हम चेतन मन को समझते हैं। चेतन मन से हमारा आशय यह है कि मन का वह भाग जिसका संबंध तुरंत के ज्ञान से होता है, जिसके संबंध वर्तमान से होता है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ लिख रहा है तो उसे लिखने की चेतना है, अगर पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने की चेतना है। व्यक्ति जिन शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के प्रति जागरूक रहता है वह चेतन स्तर पर घटित होती है। इस स्तर पर घटित होने वाली सभी क्रियाओं की जानकारी व्यक्ति को रहती है। यद्यपि चेतना में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं परंतु इसमें निरंतरता होती रहती है, अर्थात यह कभी खत्म नहीं होती। हम हमेशा चेतन या यूं कहें कि जागरूक रहते हैं। अब चेतन मन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं यह जानते हैं। सबसे पहले यह मन का एक छोटा सा भाग होता है। दूसरी विशेषता होती है चेतन मन का बाह्य जगत की वास्तविकता के साथ सीधा संबंध होता है। इसकी तीसरी विशेषता होती है चेतन मन व्यक्तिक, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्शों से भरा हुआ होता है। इसकी चौथी विशेषता होती है यह अचेतन और अर्धचेतन पर प्रतिबंध का कार्य करता है। अचेतन अर्थात ऐसी अवस्था जो हम सामने किसी के ला नहीं सकते, मन ही मन में सोचना या अचेतन अवस्था में सोचना, इसे कह सकते हैं। चेतन मन में वर्तमान विचार और घटनाओं के जीवन स्मृति विद्यमान रहते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग कुछ सोचते रहते हैं और कुछ भूल जाते हैं तो अचानक हमें जो भूला हुआ चीज़ है वो अचानक से याद रहता है। मतलब वो चीज़ हमारे क्या था, अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन में क्या था, जमा था, अचानक वो हमें हमारी स्मृति में आ गया। अब हम देखते हैं अर्धचेतन मन क्या होता है। चेतन मन के साथ साथ मन की दूसरी अवस्था होती है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन का तात्पर्य होता है जो वास्तव में न है पूरी तरह से चेतन ही है और न ही पूरी तरह से अचेतन है। मतलब न चेतन है न अचेतन है, मतलब वो क्या है, अर्धचेतन। ठीक है, अर्धचेतन कैसे होता है भाई, जैसे हमारी इच्छा, विचार, भाव आदि आते हैं जो हमारे वर्तमान चेतन में अनुरूप नहीं होते हैं परंतु प्रयास करने पर वो हमारे अचेतन मन में आ जाते हैं। अर्थात यह मन का वह भाग है जिसका संबंध ऐसे विषय सामग्री से है जिसे व्यक्ति इच्छानुसार कभी भी याद कर सकता है। कभी कभी व्यक्ति को किसी चीज़ को याद करने के लिए थोड़ा प्रयास भी करना पड़ता है। जैसे अलमारी में रखी किताबों में जब हम किताब को ढूंढते हैं जो कुछ समय बाद रखे थे, किताब न मिलने पर हम परेशान हो जाते हैं।
लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद हमें याद आ जाता है कि यह किताब तो हमने अपने मित्र को दे दी थी। अर्थात अर्धचेतन मन चेतन मन के बीच की पुल की जैसा काम करता है। अब देखते हैं अर्धचेतन मन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो अर्धचेतन मन का वह भाग है जो चेतन से बड़ा व अचेतन से छोटा होता है। दूसरी विशेषता है अचेतन से चेतन में जाने वाले विचार या भाव अर्धचेतन से होकर गुजरते हैं। अर्धचेतन में किसी चीज को याद करने के लिए कभी कभी थोड़ा प्रयास भी करना पड़ता है। अब मन के तीसरे और अंतिम भाग को हम जानने का प्रयास करते हैं, वह होता है अचेतन मन। जैसे एक आइस क्यूब होता है ना, पानी में हम जब एक बर्फ के टुकड़े को डालते हैं तो उसका एक छोटा सा भाग ही ऊपर दिखता है, बाकी 90% भाग क्या होता है, ग्लास के अंदर रहता है। तो बर्फ के टुकड़े का छोटा सा जो भाग ऊपर है वही भाग हमारा चेतन मन है, और उसके नीचे जो पूरा छिपा हुआ भाग है वह हमारा अचेतन मन है। तो अचेतन मन को हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे कुछ अनुभव इस तरह के होते हैं जो हमारी चेतना में होते हैं और न ही अर्धचेतना में होते हैं। इसका अनुभव अचेतन होता है, अर्थात मन का यह भाग जिसका संबंध ऐसी वस्तु से होता है जिसे व्यक्ति इच्छानुसार याद करके चेतना में लाना चाहता है तो भी नहीं ला पाता है। अचेतन में रहने वाले विचार एवं इच्छाओं का स्वरूप असामाजिक, अनैतिक तथा घृणित भी हो सकता है। ऐसी इच्छाएं को दिन प्रतिदिन के जीवन में पूरा कर पाना जब संभव नहीं होता है तो ऐसी इच्छाओं को चेतना से हटाकर अचेतन मन में दबा दिया जाता है, और यहीं पर ऐसी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि समय समय पर ये इच्छाएं चेतन स्तर पर आने का प्रयास करती हैं। फ्रायड ने इस सिद्धांत की तुलना आइसबर्ग से की है। जिस प्रकार 9/10 भाग पानी के अंदर और 1/10 भाग पानी के बाहर रहता है, पानी के अंदर वाला भाग अचेतन तथा पानी के बाहर वाला भाग चेतन होता है, तथा जो भाग पानी के ऊपरी स्तर को स्पर्श करता होता है वह अर्धचेतन कहलाता है। आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। अचेतन मन अर्धचेतन व चेतन से बड़ा होता है। दूसरी विशेषता यह होती है कि अचेतन में अनैतिक, असामाजिक इच्छाएं की प्रधानता होती है। मतलब ऐसी इच्छाएं जिसको समाज में रहते हुए हम करते नहीं हैं, लेकिन हमारे मन में वो भावनाएं, वो इच्छाएं जब आती है तो हमारा मन क्या करता है, वो सारी इच्छाओं को दबा देता है। जैसे आप क्लास में बैठे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत जोर से, मान लो खुजली हुई, तो आपको लग रहा है कि बहुत जोर से उसको खुजली करूँ मैं, लेकिन आप क्या करोगे, उस चीज़ को दबा दोगे। ऐसे ही आपको क्लास से बाहर जाने का, क्लास में उठने का, खेलने का मन लग रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, इन सारी भावनाओं को दबा दोगे, क्योंकि समाज में रहते हुए समाज के नियमों के साथ आपको चलना है। समाज से अनुचित काम अगर आप करोगे तो आप क्या होगे, आलोचना के प्राप्त बनोगे। इसलिए आलोचनाओं से बचने के लिए आप ऐसे कार्य करते हो जो समाज के नियमानुसार हो, समाज सम्मत कार्य हो। तो अचेतन मन की जो इच्छाएं होती हैं, चूंकि वो अनैतिक इच्छाएं होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दबा देते हैं। अचेतन का स्वरूप गत्यात्मक होता है, अर्थात अचेतन मन में जाने पर इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि सक्रिय होकर भी चेतन में लौट आना चाहती हैं, परंतु चेतन मन के रोग के कारण से अचेतन में वो चेतन में नहीं आ पाती हैं, और वो स्वरूप बदलकर कभी कभी हमारे सपनों के रूप में वो चीज़ें हमको दिखती है जो हम अपनी चेतना में प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी जागरूक अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें कब आती है, हमें सपने में दिखने लगती है। जैसे आपके घर के कोई परिजन खत्म हो जाते हैं तो आपको उनसे मिलने का सपना आता है कि वो मेरे सपने में आए थे, मेरे से मिले, मेरे से बात किए, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी चेतन में जब हम पूरे नहीं कर पाते तो हमारा अचेतन मस्तिष्क उस चीज़ को हमको पूरा कराने का प्रयास करता है। इसी प्रकार छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं आप, जैसे स्लिप टंग हो जाता है। आपका टंग स्लिप कब हो जाता है भाई, जब आप कुछ बोलना चाहते हो, आपके मन में कुछ निकलता है, तो वो कुछ दूसरा चीज़ क्यों निकला। जैसे किसी लड़की को आप देख रहे हो, आपको वो अपनी सहेली नज़र आ रही, तो आप उसको बोल रहे हो कि ये वही है, आपको पता है कि वो नहीं है, लेकिन आपके मन में उसके प्रति विचार था, इसलिए आपके मुँह से उसका नाम निकला, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या है, अचेतन है। अचेतन के बारे में व्यक्ति पूरी तरह से अनभिज्ञ रहता है, क्योंकि अचेतन का संबंध वास्तविकता से नहीं होता। मतलब आपके मन में, अचेतन मन में क्या चल रहा है वह आपको भी नहीं पता होता, लेकिन आपके मन में वो धीरे धीरे वो चीज़ें चलती रहती है, और कभी कभी क्या है, वो बाहर निकलने का प्रयास करती है। बाहर निकलने के लिए हमारा चेतन मन उसको क्या करता है, आज्ञा नहीं देता, तो वह रूप बदल कर वापस आती है। जैसे मैंने कहा कि कभी कभी आपके सपनों में ये चीज़ें होती हैं जो आप करना चाहते हो। जैसे आप घूमना चाहते हो या क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो सपने में आप वही बन के दिखोगे। तो ये क्या हुआ,
हमारा दिमाग, हमारा मन उस अचेतन अवस्था को प्राप्त था, वो चीज़ें हमारे अचेतन में थी, लेकिन हम लोग उसको चेतन में दबा दिए थे, तो वो अचेतन में हमारे सामने आई। ठीक है, तो अचेतन के बारे में व्यक्ति पूरी तरह से अनभिज्ञ रहता है, उसको पता नहीं रहता कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में या अचेतन मन में क्या चल रहा है, उसको पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें चलती रहती है। तो अचेतन मन एक छिपा हुआ भाग होता है, यह बिजली के प्रवाह की भांति होता है, जिसे सीधा देखा नहीं जा सकता, परंतु इसके प्रभावों के आधार पर इसको समझा जा सकता है। तो चलिए, इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।